नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यह बिहार दरोगा की प्रैक्टिस सेट 6 है। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट करवा दिया गया है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो आइए जीएस के क्वेश्चन पे। बादलों के वायुमंडल में तैरने के कारण क्या है? तो कम घनत्व होना, ऑप्शन डी। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो यह बल पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? तो प्रकाश का रंग का निर्धारण तरंग दैर्ध्य से किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल का होता है और सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है और प्रकीर्णन बहुत कम होता है। सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का ही होता है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत, ऑप्शन सी। पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? तो यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को देखने में या उनकी स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार हो जाएगा, ऑप्शन सी। और हवा में देखने के लिए रडार का प्रयोग करते हैं और समुद्र तल महासागर में सोनार का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बल गुणनफल है। बल गुणनफल है किसका? तो F बराबर होता है ma मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान तथा त्वरण। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह न्यूटन साहब दिया था। ऑप्शन सी। विशिष्ट घनत्व होता है। विशिष्ट घनत्व क्या होता है? तो वस्तु के एकांक आयतन का द्रव्यमान 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का एकांक आयतन का द्रव्यमान, ये सही है। वस्तु के किसी आयतन का द्रव्यमान 4 डिग्री पर पानी के समान आयतन का द्रव्यमान, ये भी सही है। वस्तु के किसी आयतन का भार और 4 डिग्री पर पानी के समान आयतन का द्रव्यमान, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चूँकि विशिष्ट घनत्व तो एक अनुपात है, इसीलिए मात्रक इसमें नहीं होता है। मात्रक से कोई मतलब नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? तो ड्यूट्रॉन, ऑप्शन ए हो जाएगा। ड्यूट्रॉन एक स्थिर कण है जिसमें एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक श्यान है? तो शहद, ऑप्शन सी हो। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन एक संश्लेषित फ्लोरोबोलक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन मृदा से संबंधित है? तो इडेफिक, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन वास्तविक रूप से एक मछली का प्रकार है? तो कैटफिश एक फ्रेश वाटर फिश है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा जंतु अपनी आंत में जल की मात्रा का संचय कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऊँट। ऊँट को रेगिस्तान की जहाज़ कहा जाता है और रेगिस्तान में हर जगह पानी नहीं होता है। तो उस स्थिति में भी ऊँट एक बार ही जहाँ पानी पीता है उस समय ही अपने कुंवर में यानी कि अपने आंत में
पानी का संचय कर लेता है। जब पानी का उसका बॉडी को जरूरत होता है तो वहाँ से उस पानी को यूटिलाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो कोशिका भित्ति, क्यों कि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेलुलोज की भी कोशिका भित्ति। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है कहाँ? तो यह लीवर में होती है, यकृत में ऑप्शन ए। और लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है किसमें? तो यह वसा में होती है, ऑप्शन बी, क्योंकि वसा में ऑक्सीजन कम होने के कारण इसका ऑक्सीकरण अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहाँ पे? तो यह लीवर में होता है, यकृत, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो क्रिएटिन कहते हैं, ऑप्शन यहाँ डी हो जाएगा। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी में होती है, ऑप्शन बी। और भ्रूण होता है गर्भाशय में। और अंडाणु निकलती है कहाँ से? तो अंड ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप कितना होता है? तो सबसे पहले ये बताए कि क्रांतिक ताप होता क्या है। तो किसी वस्तु का क्रांतिक ताप वह तापमान होता है जिसके ऊपर तापमान के वाष्प को द्रवीभूत नहीं किया जा सकता है, चाहे कितना भी दाब उस पर डाला जाए। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, -118 डिग्री सेल्सियस ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप होता है। अगला क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दो कथन दिया हुआ है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है, एक और दो दोनों। भारत की संसद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार की प्रावधान है, सही। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, यह भी सही है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदस्य तक सीमित है, ये गलत है, बल्कि इसका सदस्यता दोनों सदन में होती है। मंत्रिमंडल का लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास होता है। और लोकप्रिय सदन कहा जाता है लोकसभा का, जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है, और उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है ये, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी निम्न में से कौन है? तो यह मंत्रिमंडल का सचिव होती है, ऑप्शन सी। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव के लिए क्या आवश्यक है? तो संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है, तो यह कौन सा अनुमति देता है कि निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन का निकास करने की, ऑप्शन डी हो जाएगा। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो यह लोकसभा के स्पीकर को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होता है, जिसमें से 15 होता है लोकसभा से और 7 होता है राज्यसभा से, जिसकी कार्यकाल 1 साल का होता है। और इसकी अध्यक्ष विपक्ष दल से चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? तो यह अनुच्छेद 200 में इसकी चर्चा है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो भारत के संचित निधि से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी? तो मंडल आयोग द्वारा 1980 में, ऑप्शन सी हो जाएगा 1980। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 317, ऑप्शन बी। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया? तो यह 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत 1937 में इसकी स्थापना किया गया था। यहाँ ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आइए मिलाते हैं। भाग 4 का संबंध किससे है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 8 का संबंध है संघ राज्य क्षेत्र से, और भाग 17 का संबंध है राजभाषा से, और भाग 18 का संबंध है आपात उपबंध से। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? तो सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय ये तो है ही, लेकिन धार्मिक न्याय नहीं है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन कर शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया? तो यह 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? तो यह पुष्यमित्र शुंग के, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ देखिए, कानपुर 1857 की क्रांति के बारे में यहाँ पूछ रहा है। कानपुर से कौन थे? तो नाना साहब, ये तो सही है। इलाहाबाद से रियाकत अली, ये भी सही है। बरेली से, तो बरेली से कौन थे? बरेली से थे खान बहादुर खान। और ये मौलवी अब्दुल्ला, ये कहाँ से थे? तो ये थे फैज़ाबाद। कहाँ से? फैज़ाबाद से। और दिल्ली से बख्त खां। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो सबसे कम समय तक किया था खिलजी वंश, जो 1290 से लेके 1320 तक किया था। और बात किया जाए सबसे अधिक, तो तुगलक वंश किया था, जो 1320 से लेके 1413 तक किया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो दादा शिकोह को, ऑप्शन डी। निम्न में से किसने हितोपदेश का फारसी अनुवाद किया था? तो ताजुल माली, ऑप्शन सी। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ की? तो डच द्वारा यह व्यवस्था लाया गया था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, सही काल क्या है? तो ये देखते हैं। विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल ये कब था? ये इनका शासनकाल रहा 1509 से लेके 1529 तक रहा। कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था 1210 ईस्वी में। पुर्तगाली भारत कब आया था? ये तो सब जानते हैं, 1498 में। और फिरोज तुगलक की मृत्यु हुआ था 1388 में। तो इसका अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2431। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य में रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था कहाँ प्रचलित थी? तो यह व्यवस्था दक्षिण भारत में प्रचलित थी। निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था? तो झांसी में तो था ही, लखनऊ में था, इलाहाबाद, चित्तौड़ में यह प्रभावित नहीं रहा। ऑप्शन बी। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो यह पश्चिमी घाट में हुआ था। ऑप्शन बी। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक
एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो यह डफरिन ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो यह अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। निम्नलिखित पर्वत श्रेणी का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम क्या है? तो सबसे दक्षिण में धौलावीरा है, और उसके बाद आता है कौन? पीर पंजाल। उसके बाद आता है जास्कर, और सबसे उत्तर में आता है काराकोरम। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 2 1 4 3। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए। भारत के किस क्षेत्र में वनों का ह्रास तेजी से हुआ है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में, ऑप्शन बी। भारत में किस धार्मिक समूह का वृद्धि दर निम्न है, निम्न में से सबसे कम है? तो जैन का वृद्धि दर सबसे कम है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो सबसे छोटा हो गया राष्ट्रीय जलमार्ग 69, जो मात्र 5 किलोमीटर है। और सबसे लंबा की बात किया जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2890 किलोमीटर। अगला प्रश्न पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो ये देखते हैं। उत्तरी कोयल परियोजना झारखंड में है, ये तो सही है। शरावती परियोजना कर्नाटक में, ये भी सही है। बालीमेरा परियोजना उड़ीसा, ये भी सही है। और सवारीगिरी, ये सवारीगिरी परियोजना गुजरात में नहीं है बल्कि केरल में है। ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा आंसर। तेल नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो यह महानदी की सहायक नदी है। यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। भारत में पाए जाने वाले मैंग्रोव वनों की क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में सजाइए। तो इसका हो जाएगा आरोही क्रम सबसे कम हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा ये पीछावरम, ये सबसे कम हो जाएगा। उसके बाद गंगा गोदावरी आएगा, और उसके बाद आएगा ये भीतरकनिका, और सबसे ज़्यादा है कहाँ? सुंदरबन, कम से ज़्यादा की ओर। अच्छा, तो यहाँ सुंदरबन कहाँ है? तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। भीतरकनिका ये उड़ीसा में है। पीछावरम ये तमिलनाडु में है, और गंगा गोदावरी आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पेपिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है जो किस में होता है? तो यह मूंगफली में होता है। ऑप्शन सी। दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में से कौन सा देश स्थल अवरुद्ध देश है, यानी कि लैंड लॉक देश? तो लाओस। 90 ईस्ट रीज कहाँ स्थित है? तो यह हिंद महासागर में है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जेबी से। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्य ह्रास को सर्वोत्तम वर्णित करता है? सकल निवेश के मूल्य से किए गए लोप। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप क्या होता है? प्रसार, आयात व्यापार का संकुलन, आयात स्थानापत्ति का प्रसार, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो यह आरबीआई द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसकी गठन हुआ था 1976 में। ऑप्शन बी।
भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कितने आर्द्रभूमि को रामसर सूची में शामिल की गई है? रामसर सूची में वर्तमान में टोटल है 49 है। याद रखिएगा, यहाँ ऑप्शन में तो कोई नहीं है। रामसर सूची में टोटल अभी कितना है भारत का? 49 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। निम्नलिखित में से ग्लेशियर हिमनद और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में किसका मिलान सही है? तो किसका मिलान सही है? देखिए, बालटोरे ग्लेशियर। बालटोरो ग्लेशियर कहाँ है? तो यह जम्मू कश्मीर के कहाँ? लद्दाख में है। चोराबाड़ी ग्लेशियर ये उत्तराखंड में है, ये तो सही है। सियाचिन ग्लेशियर ये कहाँ है? ये भी लद्दाख में है। और जेमू ग्लेशियर ये सिक्किम में है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही है, चोराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 22 मई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन बागवानी फसल के अंतर्गत नहीं आते हैं? अच्छा, ये एक होता है बागवानी फसल, एक होता है बागानी फसल। तो बागवानी फसल में कौन कौन आता है? तो बागवानी फसल, यहाँ बागवानी पूछ रहा है, तो इसके अंतर्गत आता है जैसे फल हो गया, कोई फल का, या फूल, या सब्जी, या मसाला। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार मसाला भी है, फल है, सब्जी है। तो ये तो क्या है? बागवानी तो हो गया। तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन डी, चाय और कॉफ़ी नहीं होगा। हाँ, एक होता है क्या? एक होता है बागानी फसल। जब बागानी फसल में आता है चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबर हो गया, नारियल, सुपारी, तार का तेल, ये सब किस में आता है? बागानी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है? तो वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन तीनों का होता है, लेकिन विटामिन का विघटन नहीं होता है। रानी का वाव भारत के गुजरात राज्य में पाटन में स्थित है। वह एक बहुत प्रसिद्ध है। तो क्या चीज़ है? तो रानी का वाव एक सीढ़ीनुमा कुआं है, ऑप्शन सी। अच्छा, इसको 2014 में यूनेस्को में के विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया, और 2018 में आरबीआई द्वारा, आप कभी पैसा को ध्यान से देखे होंगे तो 100 रुपया के नोट पर इसका चित्रण किया गया है। 92 नंबर क्वेश्चन है, जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? तो यह मक्का से संबंधित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस अफ्रीकी देश की राजधानी लुसाका है? तो जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा कुल कितने देशों से मिलती है? तो यह टोटल 4 देशों से मिलती है। ताता पानी क्या है? ताता पानी गर्म पानी का फव्वारा है, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो देखिए मिलान कौन सही नहीं है। तो सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान किसका है? तो कर्नाटक का, ये सही है। पवन ऊर्जा में प्रथम स्थान तमिलनाडु का, ये भी सही है। जैव ऊर्जा में प्रथम स्थान महाराष्ट्र में, ये भी सही है। और पनबिजली योजना में कर्नाटक। देखिए यहाँ देखिए, ये हाइड्रो पावर में प्रथम स्थान किसका है? यदि बात किया जाए हाइड्रो पावर की, तो हाइड्रो पावर के प्रथम स्थान है हिमाचल प्रदेश। और स्मॉल एक होता है स्मॉल हाइड्रो पावर, इसमें प्रथम स्थान है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में चर्चे में रहा नीट NEET का पूर्ण रूप क्या है? तो नीट का पूर्ण रूप है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जमुना पारी किसकी प्रमुख नस्ल है? तो यह बकरी की नस्ल है, ऑप्शन सी।
हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो यह 25 लाख इसकी राशि बढ़ाकर कर दिया गया है। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह अवार्ड से सचिन अवस्थी को सम्मानित किया गया, ऑप्शन बी। तो दोस्तों जीएस खत्म हो गया है, अब आते हैं मैथ और रीजनिंग पे। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट को तो क्या है, ये 8 का स्क्वायर है तो 64 हुआ, और ये क्या है 8 का क्यू, 8 का क्यू कितना हो गया 512 प्लस 1 किया है तो 513 हो गया। वही रिलेशन इसमें लगा है, ये क्या है ये 12 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट क्या होगा, तो 12 का क्यू प्लस 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 12 के क्यू हो जाएगा आपको 1728, 1728 में एक जोड़ेंगे 1729, यानी कि ऑप्शन डी सही हो गया। यहाँ बोल रहा है कि ए बी सी का मान, ये ए हो गया, ये बी है और ये सी है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि ऑप्शन से बनाते हैं। तो ए की जगह हम यहाँ पर 9 रख देते हैं पहले, बी के जगह 11 हम पुट कर देंगे और सी के जगह भी 11। अब देखिए 9 9 18, 18 और 12 जोड़ेंगे तो 30 हो रहा है, ये ऑप्शन एक से ले रहे हैं अभी। और फिर 11 11 और 10 को जोड़ेंगे और प्लस 7 कितना हो गया 28 हो गया। तो ये तो अलग अलग वैल्यू निकल रहा है, मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। तो अब हम दूसरा ऑप्शन से लेते हैं, अब हम ऑप्शन सी को लेते हैं, ठीक। तो यहाँ ए बराबर 9 है तो यहाँ 9 डालते हैं, बी बराबर 13, सी बराबर 11। अब देखिए 9 प्लस 9 प्लस 12 कितना हुआ 30, 13 प्लस 10 प्लस 7 ये भी 30 हो गया, 8 प्लस 11 प्लस 11 ये भी 30 हो गया। तो यहाँ एक रूल फॉलो हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। ये पूछ रहा है कि टेलीफोन में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिसके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इसके बीच होते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ टी से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देखिए कहीं आता है टी के बाद TUVWXYZAB, यहाँ तो कुछ नहीं मैच किया। अगला देखिए ई से, देखिए EFGHIJKL, यहाँ भी कोई मैच नहीं किया। एल से देखते हैं LMNOPQR, ये भी नहीं मैच कर रहा है, मतलब यहाँ से इस नहीं मैच कर रहा है, एक भी नहीं मैच किया। अभी टोटल करके देखिएगा। तो अब रिटर्न अब करते हैं, उल्टा अब करेंगे, जब उल्टा एक भी मैच न करे तो हम उल्टा करेंगे। तो ई से देखते हैं EFGH, देखिए यहाँ मिल गया, ई के बाद 2 अक्षर बाद एच है तो ई में 2 जोड़ेंगे FG और H आ रहा है, मतलब एक तो ये हो गया ई और एच, ठीक। और आगे देखते हैं, अब हम एन से स्टार्ट करते हैं, NO, ये भी मिल गया, एन के बाद जस्ट बाद ओ आता है तो एक हमको NO मिल गया, ठीक। इसे आगे फिर से आप चेक करते हैं, तो HIJKLM ये नहीं मिला, PQRST ये भी मिल गया। टोटल क्या क्या मिला मुझे, एक ई और एच एक मिला था, एक एन और ओ और पी और टी, ये 3 मिला था। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। अगला प्रश्न, इस भेन में बोल रहा है पुरुष चिकित्सक और भाई क्या होगा। सबसे पहली बात, कोई भाई है, कोई भाई है तो कन्फर्म है भाई पुरुष ही होगा, पुरुष ही होगा, स्त्री तो होगा नहीं। अब देखिए आगे बोला डॉक्टर, तो भाई भी डॉक्टर हो सकता है, जो भाई नहीं है जो पुरुष वो भी डॉक्टर हो सकता है, और जो भाई पुरुष कुछ नहीं है तो स्त्री होगा वो भी डॉक्टर हो सकता है। मतलब इस तरह का फिगर किस में बन रहा है, तो ऑप्शन ए में बन रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए,
देखिए यहाँ ये बोल रहे 10:30 में घंटा और मिनट के सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए क्या आगे रहेगा घंटा का सुई और मिनट का सुई 6 पर रहेगा। 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में हमको 90 डिग्री का कोण बन गया, और 9 से 10 जाएगा तो फिर हमको फिर 30 डिग्री का कोण बन गया। तो टोटल कितना बन गया, 30, 30, 60, 30, 90, 120 डिग्री का कोण मुझे बन गया। ठीक, अब 10:30 बजा है तो 10 से तो आगे रहेगा, और हम जानते हैं कि घंटा का सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाता है। 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाता है। तो 30 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 30 मिनट में 15 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ से यहाँ कितना डिग्री का ये बना लेगा, ये जो घंटा का सुई जो आगे है 15 डिग्री का। तो 120 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 135 हो गया, जो कि मेरा आंसर हो गया। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। अगला प्रश्न पे आइए। यहाँ 3 पासा दिया गया है और पूछ रहा है कि दो के विपरीत कौन आएगा। तो पासा में एक नियम होता है कि यदि पासा का 2 फेस एक समान हो तो तीसरा फेस एक दूसरे के विपरीत होता है। तो दो का पूछा है तो पहले देखिए दो किस में है, तो 2 इसमें है, और बाकी क्या है, 1 है और 4 है। तो कोई ऐसा पासा जिसमें ये दोनों में से कोई एक मैच कर रहा हो, तो यहाँ देखिए इसमें पहला पासा में मैच कर रहा है क्या, 1 और 4 यहाँ भी है और 1 और 4 यहाँ भी है। तो 2 फेस मैच कर रहा है तो तीसरा एक दूसरे के विपरीत होता है, तो 2 के विपरीत 6 हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में इनकी पूंजी का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 है। 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेते हैं। वर्ष के अंत में 4150 रुपया के कुल लाभ में बी की भाग क्या होगी। अब देखिए पहले इसको हम ये नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे, तो 30 आएगा। 30 से हम सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इसको सीधा करने के लिए तो क्या हो जाएगा मेरा, तो ये आ जाएगा मेरा 15:10:6। अब देखिए इसी रेशियो में बोल रहा है कि बी आधी पूंजी निकाल लेते हैं, कम भी निकाल लेते हैं, तो 4 महीना बाद निकाल लेता है। तो 4 महीना तक तो सभी के साथ ही रहा होगा। ठीक, इसके बाद जो बचता है 8 महीना, तो 8 महीना देखिए फिर ये 15, तो 8 महीना तक रहा होगा। ए बी क्या किया है, पहले 10 था और आधा कर लेंगे, अब 5 रहा, 5 लेके ये भी 8 महीना रहा, और सी पूरी 6 लेके 8 महीना रहा है। ठीक, तो अब देखिए अब 12 महीना हो गया, साल के अंत में कितना हुआ, तो 15 चौका 60, अब 15 अट्ठे 120, कितना हो गया 180। यहाँ 10 चौक 40, 8 पंते 40, ये 80 हो गया। 6 चौक 24, 8 तक 48, ये 72 हो गया। अब देखिए इसको हम सिर्फ थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जो कि हमको 4 से कट रहा है। तो 45:20:18, 45-20 ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, तो 83 हो रहा है। और इसी 83 का वैल्यू हमको दे दिया है 4150। तो लास्ट में बी का कितना है, बी का यहाँ पे देखिए 20 है, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा, तो 4150/83 × 20, इसको काटेंगे तो हमको हो जाएगा 1000, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। किसी 2 अंकों की संख्या में 9 घटाया जाए तो जो संख्या बनेगी वह वास्तविक संख्या के विपरीत होगी। यह वास्तविक संख्या के अंकों का औसत 7.5 है, तो वास्तविक संख्या क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए औसत कितना है 7.5, तो संख्या का योग कितना हो जाएगा
15। तो अब देखिए जोड़ के देखते हैं, 5 और 4 कितना होता है 9, यानी कि ये गलत है। 9 6 यहाँ 15 हो रहा है। 8 और 7 कितना होता है, ये भी 15 होता है। 8 7 ये भी 15 होता है। ये 78 में से यदि हम 9 घटा देंगे तो कितना हो गया 6 9, जो कि एक दूसरे का उल्टा नहीं है, मतलब ये गलत है। इसमें देखिए, इसमें से 9 घटाएंगे तो कितना हो गया 78। अब देखिए इस 87 78 संख्या का उल्टा है ना, यहाँ 8 7 है, यहाँ 7 8 है, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, ABC किसी कार्य को 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में करते हैं। कोई नहीं, A कोई काम को 20 दिन में कर रहा है, B 30 दिन में कर रहा है और C 60 दिन में कर रहा है। अब ये तीनों का एलसीएम हम लेंगे तो कितना आ गया 60, यानी कि 60 यूनिट टोटल काम है। तो A टोटल काम को 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 3 यूनिट पर डे काम करेगा, B 2 यूनिट पर डे काम करेगा, C 1 यूनिट पर डे काम करेगा। अब आगे वाला क्वेश्चन, ये अकेला कार्य करता है, ये अकेला कार्य करता है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन, तो एक दिन 2 दिन अकेला कार्य कर रहा है और तीसरा दिन ए के साथ B और C भी आ जा रहा है। तो पूछ रहा है तो कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। ये एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो पहला दिन 3 यूनिट काम किया, फिर दूसरा दिन 3 करेगा और तीसरा दिन तीनों मिल के कर रहा है, तो 3 2 1 कितना हो गया 6 हो गया, मतलब 6 यूनिट काम कर रहा है। अब देखिए 3 3 6 6 12 यूनिट काम कितना दिन में हो रहा है, तो ये 3 दिन में हो रहा है। 12 यूनिट काम 3 दिन में हो रहा है। अब चूँकि हम जानते हैं 12 यूनिट काम करने में 3 दिन का समय लग रहा है, तो टोटल कितना वर्क है 60 यूनिट, तो 60 यूनिट काम करने के लिए कितना लगेगा 60 × 3/12 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15 दिन लग जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, के विपरीत दिशाओं में जा रही 2 रेलगाड़ियाँ प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार कर लेती है तथा एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती है, तो इनकी चालों का अनुपात क्या है। देखिए यहाँ हम मान लेते हैं स्पीड कितना है, तो पहला का हम x मीटर पर सेकंड मान लेते हैं और दूसरा 10 का y मीटर पर सेकंड मान लेते हैं। तो फर्स्ट गाड़ी है, इसका हमको लंबाई कितना, इसका लंबाई हमको हो गया 27x और सेकंड गाड़ी का लंबाई मेरा हो गया 17y। इतना समझ गए। अब देखिए समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल। तो दूरी जो अभी निकला है लेंथ, उसको हम जोड़ लेते हैं, तो 27x + 17y, चाल क्या था माने थे x मीटर पर सेकंड, एक y, तो x + y, यही वैल्यू हमको दे दिया है 23। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 27x + 17y बराबर 23x + 23y। तो यहाँ मेरा हो जाएगा 4x बराबर 6y, यानी कि x/y बराबर हो जाएगा 6/4। इसको काटेंगे तो 3/2, यानी कि 3:2। देखिए यहाँ बोल रहा है कि चिन्ह को चेंज करना है। गुना का अर्थ है घटाव, तो जहाँ गुना है यहाँ घटाव कर देते हैं। घटाव का अर्थ है भाग, जहाँ घटा है उसको हम भागा दे देते हैं। और जोड़ का अर्थ है गुना, जहाँ जहाँ जोड़ है वहाँ गुना करेंगे। और भागा का अर्थ है जोड़, अब भाग का अर्थ जोड़ है। तो अब हम इसको सरल कीजिए, अब सरल करेंगे तो हमको आ जाएगा इसका वैल्यू 20 आ जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ है, अल्फा बीटा समीकरण ax² + bx² + c = 0 के मूल है, तो α² + β² का मान क्या होगा। क्योंकि हम जानते हैं मूलक का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, मूलक का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब मूलों का गुणन कितना होता है अल्फा × बीटा बराबर c/a। तो अब देखिए
अब यह अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, मूलों का ये योग हो गया है, इसका वैल्यू हमको यहाँ मिल गया है ये, तो इसको यहाँ वैल्यू पुट करते हैं -b/a का होल स्क्वायर माइनस 2, इसका वैल्यू ये यहाँ से हम उठा लेते हैं c/a। अब देखिए, अब इसको हम करें तो b² माइनस 2c/a बराबर, इसका एलसीएम हो गया a² और b² माइनस 2c, b² माइनस 2c ये किस में है, तो ये ऑप्शन बी में हमको है, ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 रुपया है तथा साधारण ब्याज 270 है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। अभी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है और 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 270 है। तो देखिए, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो 270/2 135, और ब्याज का अंतर कितना है 12.15। देखिए, अब दर बराबर होता है अंतर बट्टा साधारण ब्याज गुने 100, तो अंतर जो है 12.15 बट्टा साधारण ब्याज एक साल का कितना है 135 गुने में हम 100 कर देंगे, यहाँ दशमलव हटेंगे तो बट्टा में फिर 100 से 100 कट गया, इसको काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा, यानी कि 9% इसका आंसर हो गया, इसका दर हो गया, ऑप्शन बी। देखिए 18वां क्वेश्चन सोल्व कीजिए। यहाँ बोला a का 30%, a गुने 30/100 बराबर b इंटू 0.25, पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 100 बराबर c/5। इसको हम ये 0 से 0 कट गया, तो यहाँ 3a/10 बराबर b/4 बराबर c/5, इसको हम k मान लेते हैं। अब देखिए, a बराबर 10/3k, b बराबर 4k और c बराबर 5k, ये मेरा वैल्यू निकल गया ए बी सी तीनों का। अब देखिए, अब पूछ रहा है ए बी सी का अनुपात क्या है, तो इस तीनों का अनुपात डाल देते हैं, कितना है, ए का 10/3 के, बी का है 4 के और सी का है 5 के। ये आया था 10/3, बी आया था 4 और सी आया था 5 आया था। अब देखिए, अब सभी में हम 3 से गुना कर देते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो बट्टा वाला ख़त्म करने के लिए, तो ये हो गया 10:12:15, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक है जो 2 और 3 दोनों से विभक्त हो। अब देखिए, 2 और 3 से विभक्त बोल रहा है, 2 और 3 का हम एलसीएम कितना होता है, तो 6 होता है, ठीक। तो 6 का मल्टीपल जितना होगा वो 2 और 3 से विभक्त होगा, तो 6 का मल्टीपल कौन होगा, 6 होगा, 12 हो गया, 18 हो गया, ऐसे करते 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 200 तक जा रहा है। 200 से एक पहले कौन आएगा जो 6 से कटेगा, तो 198। अब देखिए, 6 बढ़ रहा है, तो यहाँ ए बराबर 6 हो गया, डी बराबर कितना का अंतर है, तो ये भी 6 का अंतर है, तो 6, और टी एन तो लास्ट पद कौन सा है, तो 198 है। अब देखिए, ये फार्मूला होता है a + n-1 d बराबर टी एन, इसका वैल्यू पुट कर देंगे, a की जगह 6, n-1 d की जगह 6 बराबर टी एन की जगह 198, तो 6n-6 बराबर ये घट जाएगा, तो 192, n बराबर
192 प्लस 6/6, इसको काटेंगे तो कितना हो गया 33, जो कि मेरा आंसर हो गया 33। ऑप्शन डी में दिया हुआ है 33। अगला प्रश्न आइए। अगला प्रश्न है, सो गुणनखंड करना है। इसको हम ऐसे लिखेंगे 3x³ माइनस, इसको पहले ले लेंगे 12 वाला, तो 12x प्लस x² माइनस 4, 3x कॉमा ले लेंगे तो x² माइनस 4 प्लस x² माइनस 4। अब x² माइनस 4 और इसको अलग 3x प्लस 4, ये दोनों मेरा गुणनफल निकल गया। अब देखिए ऑप्शन में दोनों दिया है कि एक दिया है, एक ही दिया है, 3x प्लस 4 वाला दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी में सही हो गया। तो दोस्तों आज का सेट यहीं पे ख़त्म होता है। डिस्कशन अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।